नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दोस्तों, पाकिस्तान और चाइना इस समय एक ड्रोन फोर्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं और ये स्वैर्म ड्रोन प्लान है। ये यानी कि झुंड के अंदर जो सारी की सारी चीज़ें निकल कर आती हैं, उस रूप में इन दोनों का आपस में एक मेल जोल करके भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा देने की क्या कहते हैं कि एक नई चाल चल रहे हैं। इसके अलावा पुतिन के बारे में ख़ास तौर से अमेरिका का ये कहना है कि पुतिन दिन में तो अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, रात में बॉम्बिंग करते हैं, तो ये उनके चरित्र के अंदर उल्टी-सीधी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये ट्रंप का कहना है। जयशंकर बीजिंग पहुंचे हैं और ख़ास तौर से तब जबकि दलाई लामा के इशू को लेके काफ़ी हद तक चिंता की घड़ियां हिंदुस्तान के लिए पैदा हुई हैं। और पेमा खांडू के वक्तव्य से तो और ज़्यादा कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा तिब्बत से लगती है, चीन से नहीं लगती है। इसने बहुत टेंशन पैदा कर दी है। कश्मीर का मुद्दा फिर से यूनाइटेड नेशन में उठने जा रहा है और इसको उठाने के लिए क्योंकि अभी चेयरमैन है जुलाई के महीने में पाकिस्तान, तो पाकिस्तान इसको उठाना चाहता है इस मुद्दे को और दुनिया के सामने इसको फिर से जागृत करना चाहता है। हालांकि दुनिया का इसमें फ़िलहाल कोई ऐसा इंटरेस्ट नज़र आता नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इसी पर बात कर लेते हैं कि कश्मीर का जो मुद्दा है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता चला जा रहा है। अब चूंकि वो यूएनएससी का अध्यक्ष है पाकिस्तान, तो वो कश्मीर के मुद्दे को सेंटर स्टेज में लाने की कोशिश कर रहा है और उनका मकसद ये है कि इस मुद्दे को वैश्विक मंच पर दोबारा से लाकर खड़ा कर दिया जाए और इस पर फिर से एक बहस या खुली बहस कर ली जाए। मकसद ये है कि ये मुद्दा दुनिया के सामने एक बार फिर से एक ज्वलंत मुद्दे के रूप में उभर कर आ जाए और इस संदर्भ के अंदर पाकिस्तान के डेप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार 22 जुलाई को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बहस की अध्यक्षता के लिए न्यूयॉर्क जाएंगे और वहां पर एंटोनियो गुटरेस जो कि चेयरमैन भी हैं यूएनओ के, वो भी शामिल होंगे। पाकिस्तान की कोशिश ये है कि इसको एक खुला विवाद मान लिया जाए पूरी दुनिया में, बायलैटरल विवाद की जगह, और दुनिया के लोगों से कहा जाए कि आप लोग मदद कीजिए ताकि ये मुद्दा रिजॉल्व हो सके। और हो सकता है कि संभावित वीटो के डर से हो सकता है पाकिस्तान सीधे कश्मीर का उल्लेख ना करे, लेकिन उसके बावजूद भी वो कोई ना कोई एक ऐसा चार्टर का उपयोग करके, जो कि चार्टर 6 होता है, वो इसको लाकर खास तौर से यूएनएससी की टेबल पर रख दे ताकि इसके ऊपर एक प्रस्ताव पास करवाया जा सके। पाकिस्तान के लिए इस मुद्दे पर प्रस्ताव पास कराना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि यूएनएससी का कोई भी प्रस्ताव तभी पारित हो सकता है जब उसे कम से कम 9 वोट मिले और जो 5 स्थायी वीटो सदस्य हैं उनमें से कोई इनके ऊपर वीटो ना करे। लेकिन अगर कोई भी एक व्यक्ति वीटो करता है तो पूरा का पूरा ये प्रस्ताव जो है फेल हो जाता है। भारत ने बहुत बार कहा है कि एक बायलैटरल मुद्दा है, सिर्फ बायलैटरली हम सॉल्व करेंगे, लेकिन पाकिस्तान का मसला ये है कि वो कहते हैं कि इसका एक बड़ा हिस्सा चीन के पास भी है, जो चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो कि अक्साई चीन का है। तो ये बायलैटरल मुद्दा ही नहीं है, ये बेसिकली मुद्दा उसके मुकाबले काफ़ी बड़ा है एक्चुअली। आते हैं एक और खबर के ऊपर। इस समय पाकिस्तान और चीन मिलकर एक स्वैर्म ड्रोन प्लान बना रहे हैं। इसके बारे में एक चेतावनी निकल कर आई है और वो ये कहते हैं कि इतनी भारी संख्या में ड्रोन्स भेजे जाएं कि जिनको गिराना मुश्किल हो जाए। और जैसे कि रशिया जिस टेक्निक को आज की डेट में यूज़ कर रहा है, 700 ड्रोन एक दिन में भेजना, ये अपने आप में शायद एक न्यू वॉरफेयर का एक ऐसा हिस्सा है जिसकी हमने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब ये ड्रोन्स ऐसे हैं कि जब ऊपर से बारूद गिरता है तो बड़े बड़े टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी ख़त्म हो जाती है उसके अंदर। तो ये जो जाल बिछाया गया है कि स्वयं स्वयं ड्रोन की जो यानी कि झुंड के अंदर ड्रोन भेजे जाएं, और ये पाकिस्तान इस बार भेजे भी थे, 500-500 ड्रोन, 400-400 ड्रोन भेजे भी हैं एक्चुअली, और उसने भारत के एयर डिफेंस को चुनौतियां भी दी थी। लेकिन इनका काम बेसिकली ये रहता है कि ये एयर डिफेंस को कमज़ोर कर सके और उनके जितने भी सो कॉल्ड एम्यूनिशंस हैं या मिसाइल्स हैं उनका वो स्पेंड हो जाएंगे फोर्स, यानी कि उनको जब ड्रोन को गिराने के लिए मिसाइलों को यूज़ किया जाएगा तो मिसाइलें ख़त्म होती चली जाएंगी जबकि ड्रोन्स ख़त्म नहीं होंगे। अब चाइना और पाकिस्तान मिलकर एक हाई एल्टीट्यूड ड्रोन विकसित कर रहे हैं। ये ड्रोन जो है एंटी एयरक्राफ्ट गन की पहुंच से बाहर हो जाएंगे और काफ़ी ऊंचाई पर होंगे, 20-20, 30-30 किलोमीटर की ऊंचाई पर होंगे ड्रोन्स। तो इतनी दूरी से नीचे से फिर आपको सिर्फ ख़त्म करने का जो काम होगा सिर्फ या तो क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइल के द्वारा किया होगा। तो ऐसे में इस किस्म के खतरों को रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
और आने वाले दिनों में पूरी दुनिया के अंदर आप पाएंगे कि चाहे इजराइल हो या रशिया हो, यूक्रेन हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, अमेरिका ने भी ड्रोन फोर्स बनाई है कि मॉडर्न टाइप के ड्रोन्स बनेंगे जो सस्ते भी होंगे, बहुत ऊंचाई पर उड़ेंगे। लेकिन फिर वो जो ड्रोन्स हैं, जैसे कि इंडिया के पास पहले एक कुछ पारंपरिक ड्रोन विरोधी जो तोपें थी, जैसे L-70 वगैरह इंडिया के पास थी, वो भी उसको एक ढंग से रोक नहीं पाएंगे और वो जहां गिरेंगे वहीं उठ के वहां पे नष्ट कर देंगे। अब मुसीबत ये है कि इससे क्या होगा कि इंडिया के जो मिसाइल भंडार होंगे वो खत्म हो जाएंगे। ये किसी और देश के पास होंगे तो मिसाइल भंडार खत्म होंगे। अब सुनने में आया कि अभी जो ड्रोन से उड़ेंगे करीब करीब 10,000 फीट से ऊपर उड़ेंगे, यानी कि 3,500 मीटर के ऊपर उड़ेंगे। अब यहाँ तक तो जो क्या कहते हैं कि L-70 वगैरह जो गन्स होती है उनको गिराने वाली वो काम नहीं करती, क्योंकि वो 10,000 फीट तक तो उनकी गोली नहीं जाती वहाँ पर। तो फिर इसके लिए आपको अगर गिराना है तो फिर आपको सरफेस टू एयर जो मिसाइल्स हैं उसका इस्तेमाल किया जाएगा, और वो होती है बहुत ज़्यादा महंगी। तो एक करोड़ों रुपए की वो एक एक मिसाइल आ जाती है। पता लग रहा है कि एक लाख रुपए के ड्रोन को गिराने के लिए आप 1 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़ की मिसाइल का नाश कर रहे हैं, और 500 आगे तो पता लग रहा है 500 करोड़ तो आपके वहीं चले गए, या 1000 करोड़ तो वहीं चले गए। तो इसका मकसद ये है कि इतने ज़्यादा ड्रोन छोड़े जाएं कि तो आपके जो भी अपोनेंट है उसकी क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का जो जखीरा है वो ही ख़त्म हो जाए। मुझे लगता है कि ये कामिकाज़ी शैली के जो ड्रोन्स हैं ये एक नई वॉरफेयर लेके आएंगे, और ये चुनौतियां ऐसी चुनौतियां हैं जिसको बहुत आराम से निपटा नहीं जा सकता। अगली खबर पे आते हैं कि ट्रंप साहब ने पुतिन पे इल्ज़ाम लगाया कि दिन में तो बड़ी अच्छी बातें करते हैं, वो खूबसूरत बातें करते हैं, और रात में बमबारी करते हैं। बोलता कमाल की बात है, क्या स्ट्रेटजी है। मुझे लगता है कि ट्रंप शायद पुतिन को काबू करने में कामयाब अभी तक नहीं हो पाए हैं। नाराज़गी भी व्यक्त की है। तो ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन पर गुस्सा दिखाते कहा कि ये दोहरे रवैये वाला, छल करने वाला इंसान है, ये चीटिंग कर रहे हैं कि दिन में फ़ोन पर बड़ी अच्छी बात करेंगे और रात में यूक्रेन पर मिसाइलों की, ड्रोन की बारिश कर देते हैं, और उस ड्रोन की बारिश को रोकने के लिए जो मिसाइल सिस्टम्स है वो भी फेल हो जाते हैं। मुझे लगता है कि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन पर जो आरोप लगे हैं वो काफ़ी हद तक हो सकता है उनकी नज़र में वाजिब भी हो, कि दिन में बड़े प्यार से बातें करते हैं और रात में हमले कर देते हैं। ये शायद पहली बार इस किस्म का इल्ज़ाम जो है वो ट्रंप के द्वारा पुतिन के ऊपर लगाया गया है। लेकिन पुतिन भी अपनी किस्म के अकेले आदमी हैं, और वो सोचा जाए कि आपके कब्ज़े में आ जाएंगे तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतनी जल्दी वो किसी के काबू में आ सकते हैं। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर बीजिंग के दौरे पर गए हैं, और ये तब हुआ है कि दलाई लामा को लेकर एक बहुत बड़ा संबंध जो है आपस में बिगड़ चुका है, जहाँ पर चाइना का स्टेटमेंट आता है कि इंडिया हैज़ शॉट इटसेल्फ इनटू द फुट, यानी कि भारत ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार दी है एक तरह से देखा जाए, और दलाई लामा के इशू के ऊपर। और इस टेंस अवस्था में जहाँ पर भारत के कुछ बीजेपी के मुख्यमंत्री चाइना के खिलाफ बयान देते नजर आ रहे हैं, वहाँ पर इस टेंशन में, और खासतौर से एससीओ में भी टेंशन थी, ये शायद जयशंकर की इस यात्रा को इसलिए अहम माना जा रहा है कि वो ये सारे मुद्दे वहाँ पर चाइना उठाएगा कि आप ये क्या कर रहे हैं। और दलाई लामा का मुद्दा एक बहुत बड़े कड़वाहट की वजह बन चुका है, बनेगा नहीं। और चाइना ने ये भी कहा है कि बायलैटरल संबंधों के ऊपर आपने जो कहा है दलाई लामा को लेके, ये हमारे संबंधों के बीच में कांटा है, और जयशंकर के सामने मुद्दा उठाया जाएगा कि तुम्हारे अब मुख्यमंत्री तक जो हैं, जो चीफ मिनिस्टर स्टेट्स के, वो भी हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। और ये जो शीजांग कार्ड जो है, शीजांग तिब्बत को कहते हैं, तो वो कहते हैं कि आप इस ढंग का बात नहीं कर सकते कि तिब्बत चाइना का हिस्सा नहीं है। मुझे लगता है कि ये शीजांग कार्ड खेलना ठीक नहीं होगा। मैं खुद भी कल भी मैंने एक प्रोग्राम किया था, मैंने इसमें कहा था कि अगर आप इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं तो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। दलाई लामा का मुद्दा परंपराओं का हिस्सा है, उसको जैसे चलता है वैसे चलने दो। हमें उसके ऊपर कमेंट करने की ज़रूरत क्या थी? हमें उसके ऊपर कमेंट करके ये कहने की ज़रूरत क्या थी कि अल्टीमेटली कि चीन की सीमा जो है वो अरुणाचल प्रदेश के साथ नहीं लगती बल्कि तिब्बत की सीमा लगती है। तो आप सीधा प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं, और जिसके द्वारा भारत और चीन के संबंधों में कड़वाहट ही आएगी। उसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि उसमें से कोई अच्छा निकलने जा रहा है। तो इसी के साथ प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे। शुक्रिया अदा करेंगे कि आप आए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। उसके लिए नीचे हमने यूपीआई नंबर, बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे मददगार भी साबित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।